Hello students, welcome to the SJ classes. Today we will be studying ISC class 11th commerce and our topic will be classification of business activities. In case अगर आपने पहले के दो टॉपिक्स के वीडियोस नहीं देखे हों तो you can go and watch them on my channel. The link is in the description box. Okay. आज हम बात करते हैं कि बिजनेस एक्टिविटीज़ कैसे क्लासिफाई की गई हैं, कितने पार्ट्स में की गई हैं. सो दो मेन जो टू पार्ट्स हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ को क्लासिफाई करने के, वो हैं इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. ठीक है, तो इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री में वो सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं दैट आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल बाय द यूज़ ऑफ ह्यूमन और मैकेनिकल पावर. मतलब किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स तक प्रोडक्शन जब हम करते हैं, उसके बाद फिर हम गुड्स बनाने के बाद उन्हें सेल करते हैं. और उनको बनाते कैसे हैं? बाय या तो ह्यूमन से, या तो लोग उसे बनाते हैं, या मैकेनिकल पावर मींस मशीन से, या फिर टेक्नोलॉजी से. तो जब ऐसी किसी चीज़ का प्रोडक्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्री. ठीक है, मीन्स ये ऐसा है कि फॉर्म ऑफ गुड्स किसी भी स्टेज से, जैसे कि रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड तक पहुंचाने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, दैट इज़ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, और उसको सेल करने तक वो होता है इंडस्ट्री. ठीक है, तो अगर हम देखें कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में क्या है, तो तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं: ग्रोइंग, एक्सटेंडिंग और मैन्युफैक्चरिंग. मतलब कि ग्रो करना, फिर एक्सटेंड करना, उसे बढ़ाना, और फिर उसे मैन्युफैक्चरिंग करके फिनिश गुड्स तैयार करना. सो दिस इज़ व्हाट इज़ इंडस्ट्री. फॉर एग्जांपल, अगर आप कॉटन क्लोथ्स पहनते हो तो कॉटन से वो क्लोथ्स बनते कैसे हैं? फ्रॉम कॉटन, उसका जो रॉ मटेरियल है उससे कन्वर्जन होके तब जाके आपकी एक ड्रेस तैयार होती है. तो दैट होल प्रोसेस जो होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से लेकर उसको फिर सेल किया जाता है और तब वो आप तक पहुंचता है. बट दूसरा जो पार्ट है एक बिजनेस का, वो है कॉमर्स. तो उसमें क्या होता है? इसमें वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि गुड्स को आप तक पहुंचाने में इन्वॉल्व होती हैं. मतलब कि जहां गुड्स बन रहे हैं, मतलब प्रोडक्शन एरिया में गुड्स बन रहे हैं, बट जहां कंज्यूम होने हैं मीन्स कंजम्पशन प्लेस तक कैसे लाए जाएंगे. सो ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर एसेंशियल फॉर ब्रिंगिंग द गुड्स फ्रॉम द एरिया ऑफ देयर प्रोडक्शन to the area of their consumption, those activities are in the field of commerce. ठीक है, तो जैसे बोलते हैं कि कॉमर्स मतलब फिर ट्रेड हो गया, तो ऐसा नहीं है. ट्रेड तो है, इट्स अ वेरी ह्यूज पार्ट ऑफ कॉमर्स. कॉमर्स नॉट ओनली इन्वॉल्व्स ट्रेड, बट उसके अलावा भी कितनी सारी चीज़ें उसके अंदर हो रही हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन. कैसे गुड्स पहुंचाए जाएंगे? ट्रांसपोर्टेशन से ही तो पहुंचाए जाएंगे. वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग मीन्स होता है स्टोरेज. मनी एंड बैंकिंग मीन्स मनी भी इन्वॉल्व होता है. आप कुछ खरीदते हो, उसके बदले में पैसे देते हो, या फिर कोई प्रोड्यूसर है तो वो आपको सामान दे रहा है, तो फिर आप वो भी तो अर्निंग कर रहा है ना. तो मनी एंड बैंकिंग इन्वॉल्व होता है, इंश्योरेंस इन्वॉल्व होता है, एडवर्टाइजिंग इन्वॉल्व होता है. तो ये सारी चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं कॉमर्स के अंदर ही. इनको हम आगे इसी वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, देन अब आता है आपका, अगर बात करते हैं कि फीचर्स क्या हैं, इंडस्ट्री के फीचर्स क्या हैं और कॉमर्स के फीचर्स क्या हैं. फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स सेम ही होते हैं. पहले बात करते हैं इंडस्ट्री. इंडस्ट्री का जो पहला फीचर है वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी. जैसे हम पहले के वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब कि पर्पज़ इज़ टू अर्न मनी, और इंडस्ट्री का भी पर्पज़ अर्निंग मनी ही है, इसलिए ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. देन प्रोडक्शन. प्रोडक्शन बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जिससे कि ये जो ह्यूमन वॉन्ट्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाए. प्रोडक्ट्स बनते हैं हमारे लिए, तो बनते हैं क्योंकि हम उन्हें जाके खरीदते हैं, हमें उनका यूज़ होता है. वाइड स्कोप मीन्स इंडस्ट्री का और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ का स्कोप बहुत ज़्यादा है. ठीक है, कॉमर्स से पहले इंडस्ट्री ही आता है. ठीक है, उसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट उसमें होता है, एडवांसमेंट होता है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस. पार्ट ऑफ बिजनेस मीन्स इंडस्ट्री इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ बिजनेस. दोनों ही, इंडस्ट्री और कॉमर्स दोनों ही तो बिजनेस का पार्ट है, इसीलिए पार्ट ऑफ बिजनेस. इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स अगर प्रोडक्शन होगा, गुड्स बनेंगे, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज से बने चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज से बने,
पर कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हो रहा है तो आउटपुट आ रहा है, और आउटपुट आ रहा है तो दैट लीड्स टू ग्रोथ हो रही है तो मतलब ओवरऑल इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। और क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी भी हो रही है, बिजनेस क्रिएट्स यूटिलिटी, तो बिजनेस के ये दोनों पार्ट्स हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स, और दोनों ही क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी करते हैं, ठीक है। इफ़ यू टॉक अबाउट फीचर्स ऑफ कॉमर्स, तो पहला इसका सेम ही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि कॉमर्स भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिकॉज द एक्टिविटीज़ आर डन फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, अर्निंग प्रॉफिट। गुड्स जो बेचता है इंसान, वो उसका एम क्या होता है कि हम बेचें तो प्रॉफिट आए कुछ, ठीक है। देन है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स का जो मेन फंक्शन है, जो मेन उसका डेफिनेशन आप कह सकते हो, वो यही है कि कैसे आप तक गुड्स पहुंचाए जा सकें, ठीक है, आप तक अवेलेबल कैसे हो सकें वो गुड्स, तो गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज कराना ये कॉमर्स का फीचर है। देन प्रॉफिट मोटिव, द मेजर जो मोटिव है कमर्शियल एक्टिविटीज़ का वो यही है कि वो प्रॉफिट्स अर्न कर सकें, ठीक है। अगर उनकी कोई भी एक्टिविटी प्रॉफिट नहीं कमा रही है तो वो कॉमर्स का पार्ट नहीं होगी। अगर आप किसी को चैरिटी के फॉर्म में कुछ दे रहे हो देन इट इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव एंड इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कमर्शियल एक्टिविटी, ठीक है। पार्ट ऑफ बिजनेस, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बिजनेस, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बिजनेस के ही दोनों पार्ट्स हैं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, पार्ट ऑफ बिजनेस, देन क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, ये जो 2-3 फीचर्स हैं ये कॉमन फीचर्स हैं दोनों के, ओके। यू कैन राइट बोथ, और ये ऐसे लर्न कर सकते हो ताकि दोनों में आप लिख सको, कॉमन है। देन कंटिन्यूटी ऑफ ट्रांजैक्शंस, कॉमर्स में क्या होता है कि जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कंटिन्यूस नेचर के होते हैं, रेगुलर नेचर के होते हैं, होते रहते हैं, और उसका काम जो है वो आगे एक्टिविटीज़ में रिलेटेड रहता है, ठीक है। इसीलिए रेगुलरिटी ऑफ ट्रांजैक्शन या कंटिन्यूटी ऑफ ट्रांजैक्शन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ कॉमर्स। अभी तक तो हमने बात की 2 टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ की, जो कि थी इंडस्ट्री और कॉमर्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री क्या हैं, ठीक है। अब इंडस्ट्री के भी टाइप्स होंगे, फिर हम आगे पढ़ेंगे कि कॉमर्स के भी कुछ अंदर के टाइप्स होंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री में यहाँ पे 3 तरह से क्लासिफिकेशन है आपका, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री। आई हैव मेड अ चार्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन फॉर यू, ताकि आप उसको ईजी वे में समझ सको और शॉर्ट में भी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में आपको ना पढ़ना पड़े और फिर भी आपको समझ में आ जाए, ओके। तो पहली जो टाइप है वो है प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक है। प्राइमरी इंडस्ट्री कौन सी होती है? विद द वर्ड ओनली प्राइमरी से ये समझ आ रहा है कि बेसिक जो चीज़ें चाहिए होती हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो फुलफिल करता है वो प्राइमरी इंडस्ट्री करता है, दैट प्रोवाइड बेसिक रॉ मटेरियल्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। जो कि नेचुरल सोर्सेज हैं, मीन्स नेचर ने अवेलेबल कराए हैं, वहाँ से अगर रॉ मटेरियल कोई इंडस्ट्री हमें प्रोवाइड कर रही है देन दोज आर प्राइमरी इंडस्ट्रीज। इनके भी 2 पार्ट्स हैं, जेनेटिक इंडस्ट्रीज और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। जेनेटिव इंडस्ट्रीज में क्या होता है, ये जो है जेनेटिक इसलिए बोला जाता है बिकॉज दीज आर कंसर्न विद ब्रीडिंग, ठीक है। किसी सर्टेन स्पीशीज़ के, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हो, उनके थ्रू कुछ निकाला जाता है और उसके थ्रू जो है सेल की जाती है और मोटिव होता है अर्निंग प्रॉफिट का। जैसे कि पोल्ट्री फार्म्स है ना, डेयरी फार्मिंग जो कि हम दूध के प्रोडक्ट्स देखते हैं, एग्स वगैरह हम लोग खाते हैं, तो ये सारे भी कोई ना कोई इंडस्ट्री तो इसको बना ही रही है। तो ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो प्राइमरी के अंदर आती है। फिशिंग इंडस्ट्री चल रही है, देन प्लांट नर्सरीज चल रही हैं, दीज आर जेनेटिक इंडस्ट्रीज, ओके। देन एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, एक्सट्रैक्टिव से क्या वर्ड से ही समझ आ रहा है, जो एक्सट्रैक्शन करती हैं, किसी चीज़ का एक्सट्रैक्शन करना किसी चीज़ से, मीन्स यूजफुल मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करना फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। और नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हो जाते हैं? सॉइल, एयर, वाटर, या अर्थ के सरफेस से भी कुछ निकाला जा रहा है, तो वो आपकी हो जाती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जैसे कि एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर कैसे करते हैं? एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो सॉइल के बेसिस पे होता है उनका काफ़ी कुछ काम, ठीक है। माइनिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, कोल माइनिंग वगैरह, तो वो भी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में आ जाती हैं। देन अफॉरेस्टेशन, क्वायरिंग, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, यू कैन कोट एनी ऑफ देम। ये आपकी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज होती हैं, जो कि ये हैं क्या? प्राइमरी इंडस्ट्री के 2 पार्ट्स, जेनेटिक इंडस्ट्रीज एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। अब बात करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, ठीक है।
तो सेकेंडरी, अब ये प्राइमरी के बाद आया, पहला तो फर्स्ट वाला हमारा प्राइमरी था, सेकेंडरी में क्या है, दीज यूज द मटेरियल्स प्रोवाइडेड बाय द प्राइमरी इंडस्ट्रीज, इसीलिए इनको सेकेंडरी बोलते हैं, क्योंकि ये उन मटेरियल्स को यूज करती हैं जो प्राइमरी हमें प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। इसके भी दो पार्ट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। तो अब देखो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में क्या होता है, इसमें होता है रॉ मटेरियल्स का कन्वर्जन फिनिश्ड गुड्स में। पहले रॉ मटेरियल लेते हैं हम, फिर उसका वर्क इन प्रोग्रेस चलता है तो जाके सेमी फिनिश्ड गुड्स तैयार होते हैं, मतलब अधूरे थोड़े गुड्स तैयार होते हैं, और तब जाके वो फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किए जाते हैं। तो ये सारा जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये जो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, ये सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का काम होता है। मीन्स किसी भी चीज़ का शेप, फॉर्म, साइज चेंज कर देना, इट्स द रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो अब ये क्या है, जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के थ्रू जो हमें मिलते हैं मटेरियल्स, उनका यूज़ करके तब जाके इनका काम हो पाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इज कंसर्न्ड विद द प्रोसेसिंग एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू द फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं तो शुगर, आप समझ लो शुगर केन से शुगर बनती है, तो शुगर केन से शुगर बनने तक का जो प्रोसेस होता है, शुगर केन से एक्सट्रैक्ट करना शुगर को, उसके बीच में कितने सारे स्टेप्स आते हैं, उसका कुछ बाय प्रोडक्ट भी निकल कर आता है, फिर जाके एक फिनिश्ड प्रोडक्ट हमें शुगर क्यूब्स फाइनली मिलते हैं। तो दिस इज़ होल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। इनके भी 4 पार्ट्स हैं, एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। तो एनालिटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मतलब होता है कि एक जो बेसिक रॉ मटेरियल हमें मिलता है स्टार्टिंग में, उसको अलग अलग यूजफुल मटेरियल्स में तोड़ देना। जैसे कि ऑयल रिफाइनरी, क्रूड ऑयल, ये एक बेसिक रॉ मटेरियल है, मगर उसके अंदर भी बहुत सारे मटेरियल्स निकल कर आते हैं। अगर हम उन्हें और एक्सट्रैक्ट करके देखें और उन्हें यूज़ करना चाहें तो वो अलग अलग प्रोडक्ट्स, मटेरियल्स में उनको तोड़ के हमें प्रोवाइड करती है। सिंथेटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा मटेरियल्स को मिक्स करके एक प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की जाती है, एक नया प्रोडक्ट तैयार होता है। जैसे कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री आपने सुना होगा, सोप्स बनते हैं, तो सोप्स डायरेक्ट थोड़ी ना सोप बन के आ जाते हैं। और पेंट है, तो पेंट में भी कुछ सिंथेटिक फाइबर और मटेरियल्स इन्वॉल्व होता है, तब जाके हमें ये सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। सीमेंट है, तो ये सारे सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं। देन प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मतलब प्रोसेस हो रहा है कुछ, कोई प्रोडक्ट किसी वेरियस प्रोसेस से गुजर के तब जाके हमें मिलता है, तैयार होता है, एक बार में तो मिल नहीं जाता। सबसे बड़ा एग्जांपल है इसके कपड़े, राइट, क्लोथ्स। तो क्लोथ्स आप देखो कि एक कॉटन से फिर उससे थ्रेड बनता है, फिर थ्रेड से कुछ स्टिचिंग होती है, वीविंग होती है, कपड़ों को कलर किया जाता है, डाइंग होती है, देन ब्लीचिंग होती है, और तब जाके एक प्रिंटिंग, उसमें कुछ अगर डिज़ाइन करनी होती है वो होता है, और तब जाके एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार होके हमें मिलता है और वो हम जाके खरीदते हैं। तो कितने सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, तो वो काम होता है प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का। देन असेंबलिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, असेंबलिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कि डिफरेंट पार्ट्स को असेंबल करना, नाम से ही है कि बहुत सारे पार्ट्स हैं किसी प्रोडक्ट के और उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, उन सबको जोड़ के एक न्यू प्रोडक्ट तैयार करना इज़ द वर्क ऑफ असेंबलिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल एसी है, तो एसी में कितने सारे पार्ट्स लगते हैं, तब जाके एसी बन के तैयार होता है और एक न्यू प्रोडक्ट फाइनली रेडी होता है। ऐसा तो है नहीं कि कहीं से ये उठाया और ये एसी है, ये तैयार हो गया, है ना। बहुत सारे पार्ट्स उसमें जोड़े जाते हैं, अलग अलग प्रोसेसर और बहुत सारी चीज़ें उसमें लगाई जाती हैं, कंप्रेसर, और तब जाके वो एक तैयार होता है। तो ऑटोमोबाइल्स हो गया, आपके टीवी सेट्स हो गए, तो इनको असेंबल करके एक न्यू प्रोडक्ट तैयार करना इज़ द वर्क ऑफ असेंबलिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ओके, अब बात करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री के ही दूसरे पार्ट की, जो कि है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, इट्स वेरी इजी बिकॉज दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो कि आपके सीमेंट, स्टील, ब्रिक्स, ये सब का चीज़ों का यूज़ करके वो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं, जैसे कि ब्रिजेस हो गया, है ना, डैम्स हो गए, रोड्स हो गई, बिल्डिंग्स बनाना हो गया। तो ये सारा काम किसका है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का काम है, और ये सारी चीज़ों का यूज़ करके एक हमें इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके देते हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ इंडस्ट्री की, जो कि है टर्शरी इंडस्ट्री. इट्स राइट देयर एट द टॉप कॉर्नर. टर्शरी इंडस्ट्री जो होती हैं ये प्रोवाइड करती हैं सपोर्ट सर्विसेज प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों इंडस्ट्रीज़ को. इसीलिए ये टर्शरी थर्ड टाइप बनता है, क्योंकि ये दोनों जो पहले हम पढ़ चुके हैं प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं. बी इट एनीथिंग, बैंकिंग हो गया आपका, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, पैकेजिंग हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, ये सारी जो हैं ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं सपोर्ट सर्विसेज के जो टर्शरी इंडस्ट्रीज प्राइमरी और सेकेंडरी को प्रोवाइड करती हैं. ठीक है. और अगर देखा जाए कि टेक्नोलॉजी और नेचर ऑफ गुड्स के बेसिस पे इंडस्ट्रीज़ को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, हैवी इंडस्ट्रीज़ एंड लाइट इंडस्ट्रीज़. हैवी इंडस्ट्रीज़ जो क्या करती हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैपिटल गुड्स को यूज़ करके फिर कुछ बनाती हैं, सोफेस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करती हैं, मीन्स हाईली क्लासिफाइड टेक्नोलॉजी को यूज़ करती हैं. जैसे कि आपने सुना होगा शिप्स बनवाना, एयरक्राफ्ट बनना, स्टील से या इन सब से जो बनता है तो वो हैवी इंडस्ट्रीज़ का काम होता है. दीज आर द जनरेटर्स ऑफ हैवी प्रोडक्ट्स. ओके. और लाइट इंडस्ट्रीज नाम से ही है कि लाइट हैं, तो ये कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि कॉस्मेटिक्स हो गया, स्टेशनरी हो गया, बिस्किट्स हो गया, इस टाइप का जो प्रोडक्शन करती हैं वो लाइट इंडस्ट्री करती हैं. ओके. तो ये तो थी आपकी 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. 3 इंडस्ट्रीज हमने पढ़ी. अगर हम बात करते हैं कुछ एक डिफरेंस है जेनेटिक इंडस्ट्रीज और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में छोटा सा. क्या होता है कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में जो इंसान होते हैं, जो मैन होते हैं, दे कैन नॉट ऐड वेल्थ. ठीक है. वो वेल्थ नहीं ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, एक्सट्रैक्ट किया है कुछ अर्थ से या सी से या एयर से, कुछ एक्सट्रैक्शन किया है और उसमें वो कुछ अपना ऐड ऑन नहीं कर सकते हैं. जो जैसा उन्हें मिला है वो वही यूज़ करेंगे. बट इन द केस ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्री, मैन नॉट ओनली एड्स वेल्थ बट रिप्रोड्यूसेस द नेचर मेड गुड्स. मीन्स कुछ वेल्थ ऐड करके उसको रिप्रोड्यूस करके यूज़ कर सकते हैं. क्योंकि जैसे कि डेयरी फार्मिंग है, हमने मिल्क लिया और उसको कुछ हमने चेंज करके कुछ और भी बना सकते हैं, हम कितने सारे प्रोडक्ट्स उससे बना सकते हैं. सो चेंजेस कैन बी मेड, उसमें वेल्थ ऐड हो सकती है मगर एक्सट्रैक्टिव में नहीं हो सकती. तो ये एक आपका छोटा सा डिफरेंस था जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ में. ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी हमने पढ़ी ये इंडस्ट्रीज़. अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज. ओके. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ साइज भी इंडस्ट्री को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, माइक्रो यूनिट्स, स्मॉल यूनिट्स, मीडियम यूनिट्स और लार्ज यूनिट्स. ओके. तो माइक्रो यूनिट्स कौन सी होती हैं, ये जो हैं ये साइज पे हैं, मतलब कि इनका साइज के अकॉर्डिंग इनका इन्वेस्टमेंट भी डिसाइड होता है, कितना पैसा लगाया गया है इनमें वो डिसाइड होता है, और जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो भी डिफरेंट है चारों में. ठीक है. तो माइक्रो यूनिट्स में क्या होता है, एक ऐसी यूनिट जहाँ का इन्वेस्टमेंट, अब देखो 2 तरीके की इन्वेस्टमेंट आ गई हैं यहाँ पे. इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी आपने कितना किया है और सर्विसेज में आपने कितना पैसा लगाया है. दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं. फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना अलग और सर्विसेज में आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वो अलग. तो माइक्रो के लिए जो अगर आपको इसमें लर्न करना है तो आप ये ही सिर्फ अमाउंट ही अगर आप अपने वे में लिख लोगे, एग्जाम में रिप्रेजेंट कर दोगे, देन दैट इज़ मोर देन इनफ. माइक्रो इंडस्ट्रीज़ में जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है वो है 25 लाख तक की. ओके. अप टू 25 लाख. बट सर्विसेज में अप टू 10 लाख तक ही है. ठीक है. उसी तरह स्मॉल यूनिट्स जो हैं उसमें इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज़ 25 लाख अप टू 5 करोड़. मीन्स स्टार्ट होता है कम से कम आपको 25 लाख रुपए लगाने हैं अप टू 5 करोड़ तक. एंड सर्विसेज के केस में स्मॉल यूनिट्स में क्या होता है कि आपको एटलीस्ट ₹10 लाख से लेकर अप टू ₹2 करोड़ तक इन्वेस्ट करना है. देन मीडियम यूनिट्स की लिमिट्स क्या है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी की, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ₹5 करोड़ देन अप टू ₹10 करोड़. ओके. एंड इन केस ऑफ सर्विसेज इट इज फ्रॉम 2 करोड़ टू ₹5 करोड़. लार्ज यूनिट्स में जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी होगा दैट इज एक्सीडिंग 10 करोड़. मीन्स 10 करोड़ के ऊपर आपको कितना भी अमाउंट आप लगा सकते हो. और सर्विसेज के केस में है एक्सीडिंग ₹5 करोड़. मीन्स 5 करोड़ के ऊपर आप कितना भी अमाउंट लगा सकते हो. तो ये तो थी हमारी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज जो कि हमने पढ़ी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी. ऑन द बेसिस ऑफ साइज हमने पढ़ी माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज. ओके.
सो एज वी स्टडीड माइक्रो स्मॉल मीडियम लार्ज यूनिट्स, जिसको आप एंटरप्राइजेस भी बोल सकते हो, सो ये जो इन्वेस्टमेंट था ये डिफ़ाइन किया गया था माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 में आया था और उन्होंने इंडस्ट्रीज़ को डिफरेंट टाइप्स को डिफ़ाइन किया था, ठीक है। तो ये जो स्मॉल बिजनेस हैं उनको कैसे प्रमोट किया जाता है या वो क्या रोल प्ले करते हैं हमारी इकोनॉमी में, अब हम वो पढ़ते हैं कि रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला ये हमें देखना है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो छोटी होती हैं साइज़ में, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं इकोनॉमी में, एंड दे आर वेरी हेल्पफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। तो जो पहला रोल है वो है एम्प्लॉयमेंट मतलब बहुत सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं फ्रॉम स्मॉल बिजनेस, ठीक है। वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज़ करती हैं, इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा लेबर्स की ज़रूरत होती है, लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल की ज़रूरत होती है, वर्कर्स इन्वॉल्व होते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में, सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। देन बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो हर तरफ बैलेंस डेवलपमेंट देने की कोशिश करती हैं और वो रिमूव करती हैं रीजनल डिस्पैरिटीज़, मतलब रीजन वाइज जो इनइक्वालिटीज़ हैं, जो डिस्पैरिटीज़ हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन में, डिफरेंट रूरल एरियाज़ में जो कमियां हैं उनको फुलफ़िल करती हैं, उन्हें पूरा करने की कोशिश करती हैं। और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ ये प्रमोट करती हैं कि रीजनल डेवलपमेंट जो हो, हर एरिया वाइज रीजन वाइज डेवलपमेंट हो और वो बैलेंस्ड हो, ठीक है। देन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैपिटल, अब क्योंकि स्मॉल है, ये सारे बिजनेस स्मॉल होते हैं, तो स्मॉल बिजनेस वाले ये एम करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएँ, लेकिन उनको ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेस कैपिटल में भी वो काफ़ी अच्छा अपना ग्रेटर आउटपुट लाने की कोशिश करते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि कैपिटल का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, ओके। अब है एक्सचेंज अर्निंग्स में क्या होता है कि देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं उन्हें बहुत ज़्यादा हाईली सोफेस्टिकेटेड मशीनरी की ज़रूरत नहीं होती है, वो छोटी चीज़ों में भी काम चला लेते हैं, वो लेबर टेक्निक से भी प्रोडक्ट्स बना लेते हैं और वो वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज को अर्न कर पाते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करके। तो एक्सचेंज वहाँ से मिलता है, यहाँ पे एक्सचेंज का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन से जो इनकम जनरेट होती है वो यहाँ पे है, और इसलिए स्मॉल बिजनेस उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। देन है इगैलिटेरियन सोसाइटी, यहाँ इगैलिटेरियन का क्या मतलब है कि सबको इक्वली ट्रीट करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि देखो इकोनॉमिक पावर जो है वो कुछ लोगों के हाथ में ही होता है, राइट। सो ये जो थिंकिंग है दैट इकोनॉमिक पावर इज़ इन द हैंड्स ऑफ ओनली फ्यू पीपल, उसको थोड़ा सा रिड्यूस करने की कोशिश की है स्मॉल बिजनेस ने। वाई? बिकॉज स्मॉल बिजनेस प्रमोट्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। उनका ये है कि जो इनकम है और जो वेल्थ है वो इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो सोसाइटी का ही बढ़ेगा, तो वो प्रमोट करती हैं, ओके। देन मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज से क्या मतलब है कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज हो जाते हैं जो कि अनयूटिलाइज पड़े हैं या फिर आइडल पड़े हैं, बहुत टाइम तक खाली पड़े हैं, ये उनको भी यूज़ कर लेती हैं स्मॉल बिजनेसेस। देन सोशल एडवांटेज तो बहुत बड़ा है स्मॉल बिजनेस को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं लाइफ ऑफ स्मॉल पीपल को, या फिर जो स्मॉल मीन्स से अपना गुजारा करते हैं उनके लिए ये काफ़ी एडवांटेजेस होती हैं, और इनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम होता है, ये कहीं भी शुरू कर ली जा सकती हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती है, तो सोशल एडवांटेज मिलता है। देन फीडर टू लार्ज इंडस्ट्रीज़, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होती हैं या स्मॉल बिजनेसेस होते हैं उनसे लार्ज इंडस्ट्रीज़ को भी बहुत फ़ायदा मिलता है, ये उन्हें भी कहीं ना कहीं फीड करती हैं, उनको कॉम्प्लीमेंट करती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ज़रूरत होती है, एसेसरीज़, टूल्स या पार्ट्स, जो कि ये हैवी इंडस्ट्रीज़ या जो लार्ज इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रोवाइड करने में हेल्पफुल होती हैं, ओके। तो ये तो था हमारा रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस। अब बात करते हैं फंक्शंस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स की। कॉमर्स का मीनिंग एंड फीचर्स हमने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में ही पढ़ लिया था। नाउ लेट्स डिस्कस द फंक्शंस। अब देखो क्या है
कि फंक्शंस में मेनली क्या है, कॉमर्स रिमूव्स हिंड्रेंसेस। हिंड्रेंसेस मतलब क्या होता है, हिंड्रेंस का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को करने में कुछ स्लो हो जाना, प्रोग्रेस उतनी ज़्यादा जल्दी नहीं मिलना, रुकावटें आना, वो सब होता है हिंड्रेंस। ओके, तो कॉमर्स के जो मेन फंक्शन है वो यही है कि इन हिंड्रेंसेस को रिमूव कैसे कर सकते हैं। ओके, this video might be a little longer, but please do watch the full video till the end so that you can get the flow in understanding of the chapter. Okay, let's see the first function, that is hindrance of person. हिंड्रेंस ऑफ पर्सन मतलब होता है लैक ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड द कस्टमर्स। उनके बीच में जो एक लिंक चाहिए होता है, जो एक कॉन्टैक्ट, जो एक कम्युनिकेशन गैप होता है, उसको बोलते हैं हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। और ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूसर्स को फेस करनी पड़ती है बिकॉज दे हैव टू फाइंड द बायर्स। उन्हें बायर्स ढूंढने पड़ते हैं जिनको वो अपने प्रोडक्ट्स देंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। और कॉमर्स इसको रिमूव कैसे करता है, बाय ट्रेड। कॉमर्स इस हिंड्रेंस को रिमूव करता है बाय मीन्स ऑफ ट्रेड, क्योंकि ट्रेड में क्या होता है, एक मार्केट प्रोवाइड होता है जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स एक्सचेंज द गुड्स एंड सर्विसेज। तो हिंड्रेंस ऑफ पर्सन इज रिमूव्ड बाय द फंक्शन ऑफ कॉमर्स, दैट इज ट्रेड। ठीक है, दूसरा है हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस का मतलब होता है कि अब जैसे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है प्रोड्यूसर्स को कि वो अपने गुड्स कैसे जगह जगह भेजें, बहुत दूर भी भेजना होता है, तो कई बार चोरी हो जाती है, कई बार लीकेज हो जाती है, कुछ ख़राब हो जाता है, सामान टूट जाता है, तो क्या किया जाए। सो व्हाट हैपन्स इज, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का एक सोल्यूशन निकाला है कॉमर्स ने, कि ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग, ये सब करके आप क्विकली अपने प्रोडक्ट्स को दूर दूर भी पहुंचा सकते हो। पैकिंग से क्या होगा कि पैक्ड हो जाएंगे प्रोडक्ट्स तो ज़्यादा टूटेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे, क्वालिटी जो है वो सही रहेगी। और ट्रांसपोर्टेशन से वो प्लेस की जो प्रॉब्लम है, जो स्लो हो जा रहा है ये एक्टिविटी को करने के लिए, वो एक फुलफिल हो जाएगी कि ट्रांसपोर्ट करा पाएंगे हम गुड्स एंड सर्विसेज को। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन और पैकिंग ये यूजफुल कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं और ये रिमूव करती हैं हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को। फिर है हिंड्रेंस ऑफ टाइम। हिंड्रेंस ऑफ टाइम मीन्स क्योंकि प्रोडक्शन से कंजम्पशन तक के लिए बहुत टाइम लग जाता है। ऐसा तो है नहीं कि आज प्रोडक्शन हो गया और तुरंत हमने कंज्यूम भी कर लिया। प्रोडक्शन करने में टाइम लगता है, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, तब जाके एज अ कंज्यूमर हमें मिलती हैं फॉर कंजम्पशन। तो उतने टाइम पीरियड के लिए क्या किया जाए, गुड्स को कैसे स्टोर किया जाए, रॉ मटेरियल कहाँ रखेंगे, फिर सेमी फिनिश गुड्स तैयार हुए तो वो कहाँ रखे जाएंगे। सो उसके लिए सोल्यूशन निकला वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग मीन्स स्टोरेज फैसिलिटी, जहाँ पे गुड्स को स्टोर किया जाता है, जैसे वेयर हाउसेज में रखा जाता है, वो सूटेबल स्टोरेज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं ताकि गुड्स वहाँ पे स्टोर कर दिए जाएं, बारिश से बच जाएं, वो ख़राब ना हो, फायर से बच सकें, और जब तक कंजम्पशन का टाइम आ रहा है तब तक वहाँ सेफली रखे जा सकें। ओके, देन हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज अब क्या है, क्योंकि हमें एक मीडियम ऑफ पेमेंट तो चाहिए ही होता है फॉर परचेजिंग ऑफ एनीथिंग। ठीक है, तो सेफ मीन्स ऑफ पेमेंट हमें चाहिए किसी भी ट्रांजैक्शन को करने के लिए। तो ये ऑब्स्टेकल कैसे हटाया जाए, ये जो हिंड्रेंस है इसको कैसे रिमूव किया जाए। सो बाय एक्सचेंज ऑफ मनी एंड बैंकिंग मीन्स, बैंक से क्या होता है, पेमेंट्स आप वहाँ पे भी अपना मनी को सिक्योर कर सकते हो, है ना। क्लाइंट्स जो है चेक दे सकते हैं, बैंक ड्राफ्ट दे सकते हैं, और बैंकिंग के थ्रू या फिर मनी एक्सचेंज के थ्रू आप कलेक्ट कर सकते हो पेमेंट्स। तो ये भी बहुत ज़रूरी एक फंक्शन है कॉमर्स का। देन हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। रिस्क तो ऑब्वियसली हर बिजनेस में है, ठीक है, तो कॉमर्स में कहीं ना कहीं रिस्क तो हर जगह आएगा, अनसर्टेनिटी हर जगह आएगी। चोरी हो सकती है, फायर आ सकती है, और थेफ्ट हो सकता है, ख़राब हो सकता है, डेप्रिसिएशन हो सकता है, ये सारे रिस्क हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं। तो इन रिस्क को कैसे हटाया जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस करवा लेते हैं। इंश्योरेंस कराने से ये हिंड्रेंस जो है थोड़ा सा कम हो जाता है। और जैसे कोई बिजनेस है और बिजनेसमैन के यहाँ उसके जो ओनर है उसकी फैक्ट्री में आग लग गई, बट अगर उसने इंश्योरेंस करा रखा है तो उसने उस हिंड्रेंस से अपने आप को थोड़ा सा बचा रखा है, क्योंकि क्लेम मिल जाएगा।
तो इसीलिए ही इंश्योरेंस कराना बहुत ही यूज़फुल होता है और वो रिस्क से हमें थोड़ी सी सेफ्टी प्रोवाइड कर देता है। देन हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज का मतलब है कि लोगों को पता कैसे चले कि क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या कुछ नया आया है, टेक्नोलॉजी चेंज हुई है। सो व्हाट हैपन्स इज हम ऐड देखते हैं, है ना, आप लोग ऐड देखते हो टीवी में और नया कुछ आता है तो आप तुरंत अट्रैक्ट होते हो कि अब ये खरीदेंगे, ये अच्छा है, इसकी पैकेजिंग अच्छी है और ये काफ़ी अच्छा चलेगा। सो नॉलेज कहाँ से मिली? एडवर्टाइजमेंट से मिली, पब्लिसिटी से मिली। आप न्यूज़पेपर में ऐड देख रहे हो तो आपको नॉलेज मिली कि ये कोई प्रोडक्ट है और वी शुड यूज़ इट एंड इट शुड बी यूज़फुल। तो हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज जो थी कि लोगों के पास नॉलेज नहीं होती थी, वो कैसे रिमूव हुई? एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी से। सो दीज वर द फंक्शंस ऑफ कॉमर्स, और यही इंपॉर्टेंस भी है कॉमर्स की, क्योंकि कॉमर्स डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करता है सारी हिंड्रेंसेस को रिमूव करने में। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स। ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स क्या है? कमर्शियल एक्टिविटीज़ को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। तो ट्रेड का क्या मतलब होता है? कह सकते हो आप बिजनेस एक्टिविटी है, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जहाँ पे भी गुड्स को अवेलेबल कराया जाए कस्टमर्स तक ताकि वो उन्हें यूज़ कर सकें, और जो प्रोड्यूसर है वो उन्हें सेल करता है इन द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स, तो वो होता है ट्रेड। ठीक है, प्रोड्यूसर्स गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, वो ट्रेडर्स तक पहुंचाते हैं, मींस रिटेलर्स, होलसेलर्स, और फिर वो कंज्यूमर मींस कस्टमर्स तक पहुंचता है। ठीक है, तो ट्रेड का भी 2 फॉर्म है, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। 2 टाइप्स हैं, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। तो होम ट्रेड कौन सा होता है? जो डोमेस्टिक कंट्री में ही होता है, मींस जिस कंट्री में आप लिव कर रहे हो उसी कंट्री में हो रहा है। डोमेस्टिक ट्रेड या इंटरनल ट्रेड बोलते हैं जिसको, जो कि आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हो उसी कंट्री में ही इंटरनली हो रहा है। दैट इज, if you are from India, then trade between New Delhi to गुजरात, तो विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज हो रहा है, तो वो होम ट्रेड होता है। ठीक है, उसके भी 2 फॉर्म्स हैं, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड में क्या होता है? लार्ज क्वांटिटी में लोग सामान खरीद लेते हैं, बल्क में क्वांटिटी में परचेज कर लेते हैं। सेलिंग और बाइंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज़। ठीक है, जैसे कि आपने प्रोड्यूसर से गुड्स लिए हैं, होलसेलर ने रिटेलर्स को दिए हैं, और फिर रिटेलर के से वो शॉप्स तक आते हैं और शॉप्स वाले कस्टमर्स तक उनको अवेलेबल कराते हैं। तो वो हो जाता है होलसेल ट्रेड, जहाँ पे ये प्रोसीजर अप्लाई होता है और बल्क में सामान खरीद लिया जाता है। रिटेल ट्रेड में क्या होता है? स्मॉल क्वांटिटीज़ में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स होता है, और ट्रेडर्स जो रिटेल ट्रेड में होते हैं उन्हें रिटेलर्स कहते हैं। तो रिटेलर डायरेक्टली गुड्स खरीदता है होलसेलर से और प्रोड्यूसर्स से, और फिर वो उन्हें कस्टमर्स तक पहुंचा देता है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रेड के दूसरे टाइप की, जो कि है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड भी 3 तरीके का होता है। ठीक है, फॉरेन ट्रेड को आप एक्सटर्नल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड भी बोल सकते हो, मतलब सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। अब यहाँ पे डोमेस्टिक कंट्री की बात नहीं है, सिर्फ उसी कंट्री की बात नहीं है जहाँ आप रह रहे हो, आप दूसरी कंट्रीज से भी डीलिंग कर रहे हो, फॉरेन की कंट्रीज से भी डीलिंग कर रहे हो, एक कंट्री से खरीद रहे हो दूसरे में बेच रहे हो, या 2 कंट्रीज को एक साथ बेच रहे हो। तो डिफरेंट कंट्रीज अगर इन्वॉल्व होती हैं तो वो होती हैं फॉरेन ट्रेड। सो फॉरेन ट्रेड में पहला है एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट मतलब सेल ऑफ गुड्स टू फॉरेन कंट्रीज, बाहर की, विदेश में बाहर की कंट्रीज को गुड्स बेचना, वो होता है एक्सपोर्ट ट्रेड। ठीक है, इंपोर्ट ट्रेड मतलब परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, मीन्स बाहर की कंट्रीज से आपने कुछ सामान खरीदा है, लाइक इंडिया ने कुछ सामान बाहर से मंगवाया है तो वो इम्पोर्ट किया है, लेकिन इंडिया ने कुछ सामान बाहर की कंट्रीज को बेचा है तो वो एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, देन थर्ड इज एंट्रीपोर्ट ट्रेड। एंट्रीपोर्ट ट्रेड मतलब इंपोर्टिंग फ्रॉम वन कंट्री एंड एक्सपोर्टिंग टू अनदर कंट्री, मतलब एक कंट्री से खरीदना और दूसरे कंट्री में बेचना। ठीक है, वो डिफरेंट कंट्रीज भी हो सकती हैं, जैसे कि आपने इंडिया से खरीदा और यूरोप में बेचा, ठीक है, या आपने यूरोप से खरीदा और नेपाल और भूटान में बेचा, डिफरेंट हो सकता है, और इसको हम बोलते हैं री एक्सपोर्ट ट्रेड, क्योंकि हम एक जगह से खरीद के दूसरी जगह बेच रहे हैं, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज री एक्सपोर्ट ट्रेड।
नाउ लेट्स डिस्कस अनदर कैटेगरी दैट इज एड्स टू ट्रेड. एड्स टू ट्रेड या फिर इनको ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी बोला जाता है, जो कि ज़रूरी एक्टिविटीज़ होती हैं फॉर स्मूथ फंक्शनिंग और स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू द कस्टमर्स. ठीक है, तो हमने अभी जब हमने फंक्शंस ऑफ कॉमर्स पढ़े तब भी हमने इनमें से सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डिस्कस करी थी. वही हैं कि कुछ मेन एड्स टू ट्रेड मीन्स जो ट्रेड को हेल्प करते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं. तो पहला है ट्रांसपोर्टेशन. अगेन ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है कि एक जगह से गुड्स को दूसरी जगह तक पहुंचाना और दूसरी जगह से स्पेशली कस्टमर्स तक पहुंचाना. ठीक है, तो उसमें क्या होता है, असेंबलिंग भी करनी पड़ती है, डिस्ट्रीब्यूटिंग भी करनी पड़ती है. एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचाने में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से गुजरते हैं, डिस्टेंट प्लेसेस पे भी जाते हैं, मीन्स बहुत दूर जगह भी जाना होता है. सो रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज, शिपिंग, बहुत सारी चीज़ों का यूज़ होके देन द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड. सो पहला था ट्रांसपोर्टेशन. देन वेयर हाउसिंग. वेयर हाउसिंग मीन्स स्टोरेज. कहाँ पे स्टोर करना है गुड्स. हाउ टू प्रिजर्व द गुड्स अंटिल दे आर सोल्ड. जब तक वो बिक नहीं जाते तब तक आप गुड्स कैसे रखोगे. सो वेयर हाउसेज जो हैं एक कुछ कह सकते हो आप स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है सो दैट द स्टोरेज नीड्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स कैन बी फुलफिल्ड और उनके जो गुड्स हैं वो ख़राब ना हो. देन इंश्योरेंस. इंश्योरेंस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो बहुत सारे रिस्क से बचाता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क जो कि आप कह सकते हो फायर से आ रहा है, अगर आग लग गई तो सारे गुड्स ख़राब हो जाएंगे. बैड डेट्स मीन्स हमारा नुकसान हो गया और किसी ने हमें पेमेंट वापस नहीं दिया तो हमारा जो सारे गुड्स हैं वो फिर वेस्ट हो जाएंगे. देन एक्सचेंज रेट मीन्स चेंज हो जाते हैं, प्राइसेस, मार्केट कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, फ्लड आ गया, कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई. तो इन सारी चीज़ों से अब एक बिजनेसमैन अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है, इंश्योरेंस करा लेता है. सो दैट इंश्योरेंस हेल्प्स इन द पूलिंग ऑफ रिस्क मीन्स बहुत सारे रिस्क को वो अवॉइड करने में हेल्पफुल होता है. या रिस्क हो भी जा रहा है, प्रॉब्लम आ भी जा रही है, देन इंश्योरेंस प्रोवाइड्स अ क्लेम. तो एक जो बर्डन ऑफ लॉस होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है. बिजनेसमैन की जो टेंशन होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है. और इंश्योरेंस में बहुत सारे होते हैं, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, वर्कर्स इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस. तो देयर आर डिफरेंट इंश्योरेंस. ठीक है, तो बिजनेसमैन को एक सिक्योरिटी मिल जाती है और थोड़ा सा घबराहट जो एक नर्वसनेस होती है कि कहीं उनका नुकसान ना हो जाए, दैट इज़ ऑल्सो उससे एक थोड़ा सा उन्हें कह सकते हो आप रिलैक्सेशन मिल जाता है. ठीक है, देन बैंकिंग एंड फाइनेंस. बैंकिंग एंड फाइनेंस अगेन देयर इज़ अ ह्यूज गैप फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजम्पशन. तो उस बीच में कई बार क्या होता है कि क्रेडिट में भी बेचना पड़ता है ना. बहुत से लोग कहते हैं कि उधार में सामान चाहिए, आई एम नॉट एबल टू पे द मनी राइट नाउ, आई विल पे यू स्लोली और इन इंस्टॉलमेंट्स. तो उसके लिए हो जाता है कि ठीक है आप बैंक ड्राफ्ट बनवा के दे दो, आप चेक दे देना इतने दिनों बाद, या फिर आप कुछ पैसे अभी दे दो कुछ बाद में दे दो. बिल्स बनवा लेते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फिर बिल्स डिस्काउंट करा लेते हैं या लोन्स ले लेते हैं बहुत से लोग अपने बिजनेस को करने के लिए. अगर वो लार्ज स्केल में बिजनेस कर रहे हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं, तो उन्हें अमाउंट चाहिए होता है ज़्यादा. तो उसके लिए आता है बैंकिंग एंड फाइनेंस फैसिलिटीज़. राइट, बैंक से आप लोन ले सकते हो, रेट्स अपने सेट कर सकते हो और उस अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो. देन आ जाता है आपका एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी. दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज एज वी ऑलरेडी डिस्कस. क्योंकि एडवर्टाइजिंग से कस्टमर्स को एजुकेशन मिलती है अबाउट द प्रोडक्ट्स. ठीक है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, न्यू चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं. हर एक सिंगल प्रोडक्ट ही है, वो भी चेंज होते 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 अब कुछ अलग ही बन के आ रहा है. नाम शायद वही है लेकिन अब कुछ और बिक रहा है. बट इसकी नॉलेज कस्टमर को कैसे मिलेगी, वो मिलती है एडवर्टाइजमेंट से और पब्लिसिटी से. चाहे आप न्यूज़पेपर में ऐड दो, रेडियो में दो, टेलीविजन पे दो, बैनर्स लगाओ, होर्डिंग्स लगवाओ, कुछ भी करो, लेकिन उससे कस्टमर एजुकेट होता है, वो देखता है, अट्रैक्ट होता है और फिर उस प्रोडक्ट को खरीदता है. देन अदर एड्स. अदर एड्स में क्या हो जाता है, बहुत सारे अदर एड्स हैं. जैसे कि अगर प्रॉपर पैकेजिंग हुई, राइट, अगर पैकेजिंग अच्छी होती है देन यू गेट अट्रैक्टेड ना कि अरे इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल, आई विल बाय दिस. एंड ऑल्सो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी बहुत सारे आ गए हैं. जैसे कि व्हेन यू यूज़ इंटरनेट तो ऊपर कभी कभी एड्स आ जाते हैं, साइट्स आ जाती हैं, वेबसाइट्स बहुत सारी आ गई हैं. सो डिफरेंट एड्स आर देयर विच हेल्प्स फॉर द प्रोडक्शन एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और वो कॉमर्स में कहीं ना कहीं हेल्प होती है. ओके,
सो इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड तीनों को आप इंटर रिलेट भी कर सकते हो और तीनों में डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो। डिफ्रेंशिएशन के लिए आप तीनों के मीनिंग्स लिख सकते हो, तीनों के एग्जाम्पल्स कोड कर सकते हो, तीनों के टाइप्स बता सकते हो, सबके कुछ ना कुछ टाइप्स हैं, तो 3-4 डिफरेंसेस तो आपके यूँ ही हो जाएंगे। ओके, और एक दो आप खुद से भी लिख सकते हो अबाउट द रिस्क इन्वॉल्व इन ऑल द 3, राइट। अब इंटर रिलेशनशिप बिटवीन कॉमर्स, ट्रेड और इंडस्ट्री क्या है? इंटर रिलेशनशिप में ये है कि इंडस्ट्री जो है कॉमर्स के लिए बेस प्रोवाइड करती है और कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए आउटलेट प्रोवाइड करता है। सिमिलरली इंडस्ट्री प्रोवाइड्स बेस फॉर ट्रेड एंड ट्रेड प्रोवाइड्स आउटलेट फॉर योर इंडस्ट्री। तो ये तीनों आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं और ये लिंक की तरह सर्व करते हैं। जैसे कि ट्रेड लिंक करता है कस्टमर्स को और प्रोड्यूसर्स को आपस में लिंक करता है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करता है, राइट। कॉमर्स जो है वो लाइफलाइन है इंडस्ट्री का, आप ये कह सकते हो। और कॉमर्स और सर्विसेज जो हैं वो बैकबोन है एक तरीके से, इंडस्ट्री उसको प्रोवाइड करता है और बहुत सारी सर्विसेज कस्टमर्स अवेल कर पाते हैं, ठीक है। अब है इकोनॉमिक बेसिस ऑफ कॉमर्स, मतलब कॉमर्स इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स इन व्हाट मैनर, इकोनॉमी से कैसे रिलेटेड है। देखो कितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं कॉमर्स की, जो भी हो रही हैं, ट्रेड या फिर आपकी डिफरेंट सर्विसेज हैं, गुड्स एंड प्रोडक्शन है, एवरीथिंग इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द जीडीपी ऑफ द कंट्री। डेवलपमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कि ह्यूमन वांट्स जो होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, राइट, पर जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। तो वही है कि जो ह्यूमन वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं और उनको सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज बहुत कम है। तो हर कस्टमर ये कोशिश करता है कि जो भी उन्हें मिल रहा है उससे उनकी जो वांट्स हैं वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ले पाएँ, ठीक है। बट सबकी अलग अलग होती हैं। जो कुछ चीज़ें कहीं भी प्रोड्यूस हो रही हैं वो कस्टमर्स को लाके पहुंचाई जाती हैं, ठीक है। तो कॉमर्स ही तो वो करता है, आप किसी एक कंट्री में कुछ बन रहा है और किसी एक कंट्री में नहीं बन रहा है तो दैट कंट्री इज इम्पोर्टिंग द गुड्स फ्रॉम द डिफरेंट कंट्री और फिर उनकी नीड सेटिस्फाई हो पा रही है। सो देयर आर डिफरेंसेस इन ह्यूमन वांट्स। देन डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये होता है कि लेबर को आप इस तरह डिवाइड करो कि वो जिस काम में बेस्ट हो, वो जिस काम में स्पेशलाइज्ड हो, उसको वही काम करने को मिले ताकि आपका आउटपुट जो जनरेट हो वो बहुत अच्छा निकल कर आए। अगर आप किसी को ऐसा काम दे दो कि जो उसे आता ही नहीं है या उसमें वो इंटरेस्टेड नहीं है तो वो उतना अच्छा आउटपुट नहीं दे पाएगा कंपेयर टू दैट अगर उसका उस चीज़ में इंटरेस्ट बहुत अच्छा है, स्पेशलाइज्ड है, स्किल्ड है, तो वो बहुत अच्छा काम करके आपको देगा, ठीक है। तीसरा है अनइवन जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। अब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे हैं वो रीजन और कंट्री वाइज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मींस कहीं भी ज़्यादा है कहीं पे कम है। तो एक पर्टिकुलर रीजन सारी चीज़ों को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, हर चीज़ हमें अलग अलग जगह से मिलती है, कहीं का कुछ फेमस है कहीं का कुछ फेमस है, क्योंकि उनकी जो जोग्राफिकल कंडीशंस हैं, जो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अलग है, ठीक है। जैसे कि कुछ जैसे ऑयल है वो हर कंट्री में चाहिए होता है बट वो हर जगह मिलता नहीं है, हमें कहीं से लेना पड़ता है। सिमिलरली और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हर जगह अवेलेबल नहीं है बट हमें अरेंज करने पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ जो कि यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।